नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। और आज अध्यापक लेवल 2 का पेपर था और काफ़ी बढ़िया पेपर था, एक अच्छे लेवल का पेपर था। मैं जैसा देख रहा था अभी, थोड़ी हिस्ट्री आसान थी, पॉलिटिकल साइंस भी अध्यापक लेवल के बराबर थी, थोड़ी सी टफ ही थी, कमज़ोर नहीं थी। और ज्योग्राफी की बात करूँ तो काफ़ी टफ कह सकते हैं हम, आसान बिल्कुल नहीं थी। इकोनॉमिक्स भी बढ़िया थी और इकोनॉमिक्स पूरी एनसीईआरटी बेस्ड थी। हाँ, ज्योग्राफी थोड़ी सी एडवांस थी और बाकी के जो पोर्शन थे वो भी काफ़ी लेवल के पोर्शन थे। आप ये कह सकते हो कि इतना बढ़िया पेपर, एक संतुलित पेपर जिसमें आसान प्रश्न भी थे, कठिन प्रश्न भी थे, कंसेप्चुअल प्रश्न भी थे, है ना। सभी प्रकार का एक अद्भुत मिश्रण जो है वो देखने को मिलता है। इस पेपर को अगर मैं मानता हूँ, अगर एक बच्चा बहुत बढ़िया तैयारी वाला स्टूडेंट अगर इस पेपर को ठीक से अटेंड करता है तो 130-135 से ज़्यादा वो अटेंड नहीं कर पाएगा। इससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। 130 के आसपास कर लिए हो, फिर उसमें 20-30 गलत हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस पेपर में भी कल के पेपर की तरह ही अगर कोई बच्चा 100 प्रश्न भी ठीक से करके आया है तो वो बहुत बढ़िया स्थिति में है। और मैं मानता हूँ कि 60 से 65% तक के जो बच्चे हैं वो काफ़ी बढ़िया स्थिति में हैं, उनका अच्छा खासा एक प्रकार से दौड़ में वो शामिल हैं। ठीक है, तो हम बात शुरू करने जा रहे हैं, पेपर का सॉल्यूशन करवाते हैं। और सबसे पहले मैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इन तीनों पोर्शन को आपके समक्ष ला रहा हूँ। और आप क्या करोगे, जैसे ही हमारे 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन पूरा होता है उसके बाद आप अपना एक स्कोर मान लेना और मान के चलना। फिर प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, 2-4 हो सकते, 2-3 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1-2 प्रश्नों पर कई बार हमारी गलती रह जाती है तो कई बार बोर्ड की गलती रह जाती है। तो आप मान के चलिए प्लस माइनस 2 का फ़र्क पड़ सकता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ। आप अपने पेपर पे इस उत्तर लगा सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, पहला प्रश्न था 1906 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता के अंदर, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो कांग्रेस के सम्मेलन, जितने भी सम्मेलन हुए उनमें से 3 सम्मेलनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। दादा भाई नौरोजी का सीधा सा हम ऐसे याद रखते हैं, 1886 में उन्होंने अध्यक्षता करी, 1893 में अध्यक्षता करी और 1906 में अध्यक्षता करी, है ना। तो 3 बार उन्होंने अध्यक्षता करी थी। तो इसका उत्तर सी दादा भाई नौरोजी आएगा। बहुत आसान प्रश्न था, इसमें कोई टफ जैसा कुछ था नहीं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कि अशोक का रानी का लेख। तो अशोक की रानी कुरुवाकी ने एक लेख लिखवाया था कौशाम्बी के अंदर, जो अशोक को समर्पित था। तो कौशाम्बी आजकल इलाहाबाद के पास में है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? इलाहाबाद, क्योंकि अशोक की रानी का स्तंभ लेख कौन से स्थान पे है? कौशाम्बी में है। कौशाम्बी इलाहाबाद को ही कहते हैं। ठीक है, इलाहाबाद में। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? हालांकि जब मैं पढ़ा रहा था तो कई बच्चे ये भी कह रहे थे कि सर काफ़ी टफ पढ़ाया आपने, या यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा कुछ था नहीं, प्रश्न बहुत ही ठीक तरीके से देखने को मिले। हालांकि आपको ये लग सकता है कि कुछ प्रश्न आसान थे वगैरह वगैरह, क्योंकि सिलेबस इतना व्यापक था ना, तो सारे टॉपिक से प्रश्न दिया जाना संभव भी नहीं था। फिर भी चीज़ ठीक थी। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? देखो, लवणों में भिन्नता ये सबसे मेन कारण है। और पृथ्वी की रोटेशन जो है ये भी आपके धाराओं को गति प्रदान करता है। ठीक है, वाष्पीकरण और वर्षा ये भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारक है। क्यों कारक है ये? क्योंकि वाष्पीकरण और वर्षा से लवणता सीधे प्रभावित होती है। और जब ये दोनों चीज़ें प्रभावित होती है, लवणता प्रभावित होती है, तो लवणता धाराओं की उत्पत्ति का अहम कारण माना जाता है। तो ये भी नहीं होगा। पीछे बचा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। तो ध्यान रखना, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति जल के क्षैतिज संचलन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि वर्टिकल संचलन को प्रभावित करता है। मतलब ये हुआ कि चंद्रमा का जो अट्रैक्शन फोर्स है ये ज्वार भाटे को प्रभावित करता है, महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? सी उत्तर बैठेगा इसका। उसके बाद में अकबर का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो अमरकोट के अंदर हुआ था। और ये आप सभी को पता होगा कि जब हुमायूं
चौसा और कन्नौज में हारने के बाद भारत छोड़ के ईरान के शाह के पास शरण लेने के लिए जाता है, तो बीच में अमरकोट के हिंदू शासक के वहाँ ठहरता है और वहीं पर अशोक का जो है वो जन्म हुआ था, इसका अकबर का जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर क्या होगा? अमरकोट। एओ ह्यूम कौन था? तो एओ ह्यूम एक सिविल सर्वेंट था। सिविल सर्वेंट का मतलब होता है कि नागरिक सेवा का एक अधिकारी था और रिटायर्ड हो चुका था और इसने है वो कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो ये भी बहुत आसान प्रश्न था। ठीक है, हम कह रहे हैं कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया लेवल के थे, हिस्ट्री थोड़ी सी आसान दी गई है ना, इतिहास आसान दी गई, जो 8वीं 10वीं लेवल की जो होती है उस टाइप से दी गई थी। 1876 में सुरेंद्रनाथ बंदर ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो भारतीयों को सिविल सेवा में स्थान देने के लिए इन्होंने 1876 में द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है वो की थी। किसने? सुरेंद्रनाथ बंदर ने। तो सुरेंद्रनाथ बंदर का नाम इंडियन एसोसिएशन से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है गिरी सोमिल का युद्ध, जो कि आपके शेरशाह सूरी और मालदीव के बीच में 1544 जनवरी के अंदर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1544 जनवरी। ठीक है, तो ये उत्तर इसका बैठ जाएगा। ये भी बहुत आसान प्रश्न था। तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो तराइन के दोनों युद्ध जो लड़े गए वो आपके मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए थे। तो इसका उत्तर क्या होगा? ये भी बहुत आसान प्रश्न था। मैं मानता हूँ अगर इतिहास बिल्कुल ना पढ़ के गए होते तो भी अब इतिहास के सारे सवाल सही करते। ये हम इतिहास के शिक्षकों के लिए ठीक नहीं है संकेत, क्योंकि इतिहास जितना टफ आएगा उतना ही हमारी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। अगर सरल पेपर दे दिए जाते हैं तो फिर वही बात है कि बच्चे को लगता है कि हम खुद ही पढ़ लेंगे। एक बार ये लोग हार्ड देते हैं, एक बार ये सरल दे देते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ। तो इसका उत्तर जो है वो क्या बैठेगा? सी उत्तर बैठ जाएगा। ठीक है, अजमेर इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाजनपद में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी महाचंपा थी। 16 महाजनपद हमने पढ़े हैं और इसमें अंग चंपा की राजधानी थी। ठीक है, चंपा राजधानी थी अंग की। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो है, डांसिंग गर्ल, ये बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है और कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ये मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। अशोक का शहबाजगढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी भाषा में है? तो इसने पूछी है आपकी लिपि की बात आती है तो वो है खरोष्टी लिपि में। अगर यही शब्द अगर भाषा होता तो उत्तर होता अरेमाइक। ठीक है, ये लिखा हुआ है कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे देखते हैं, ये वेदों के नाम हैं और सामने इसके उपनिषद पूछे गए हैं। कौन से उपनिषद हैं? हमने ऐसे याद कर रखा है कि ऋग्वेद के 2 उपनिषद हैं। एक नंबर पे ए से ऐतरेयी, कै से कसुतकी। तो यहाँ पे ऋग्वेद का ऐतरेयी, ए का एक, देखिए ए का एक आते ही बाकी तीनों ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं, सीधा डी उत्तर बच जाता है। अब देखो आगे चेक करने की भी ज़रूरत थी नहीं, फिर भी आप सामवेद का पंचविश, षड्विश, पंचविश दोनों नाम दिए जाते हैं और शतपथ यजुर्वेद का, अथर्ववेद का गोपथ। मतलब ये अपने आप में सीधे सम्मिलित है। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। गल्फ स्ट्रीम की तुलना अन्य किसी महासागरीय धारा से की जाती है। मैंने जब आपको महासागरीय जल धारा पढ़ाई थी तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था कि जब अटलांटिक महासागर की बात आएगी तो इस तरह से गल्फ स्ट्रीम जल धारा जो है 0 डिग्री से क्रॉस करके ऊपर जाती है और ठीक ऊपर से ग्रीनलैंड के पास से लैब्राडोर आती है। ये ठंडी है नेचर में और ये है गर्म जल धारा। मैंने आपको कहा था कि इसी के सिमिलर जब प्रशांत महासागर में जाते हैं तो इधर जापान के पास में क्यूरोसियो आती है और ऊपर से लैब्राडोर के समक्ष आपके कौन सी आती है? ओयोसियो जलधारा आती है। तो गर्म गल्फ स्ट्रीम की तुलना क्यूरोसियो से की जाती है, लैब्राडोर की तुलना ओयोसियो से की जाती है, कनारी की तुलना वगैरह मैंने सारा ये समझाया था कि किसकी तुलना किससे की जाती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? क्यूरोसियो की जलधारा, है ना, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ये एक अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छी तरीके से हमारे पढ़ा हुआ भी था। ठीक है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो स्पेस पार्क जो है, स्पेस वो है आपके जोधपुर में। ये ठीक है, सामान्य प्रश्न था। और आगे देखिए, कृषि के प्रकार और नदी बेसिन, है ना, इसको हमने सीधे तौर पे तो नहीं लिखा था पढ़ते वक्त,
बट हाँ कुछ हिंट्स पकड़ा दिए गए थे। जैसे हमने कहा था कि गंगा के मैदानों में गहन कृषि की जाती है, तो गहन कृषि यहाँ पे सीधा आ जाता है, गंगा नदी बेसिन। स्थानांतरण कृषि जितनी भी है वो सारी सारी आदिवासी जनजातीय क्षेत्रों में की जाती है, तो वो कांगो आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। भूमध्य सागरीय कृषि जितनी भी है मेडिटेरियन, ये सारी कैलिफोर्निया की है। कहाँ पे होती है मुख्य रूप से, एक तो भूमध्य सागर के आसपास होती है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, दूसरा हमारे को कैलिफोर्निया में देखने को मिलती है। और कैलिफोर्निया में ये सांता आना बेसिन है पूरा का पूरा नदी, तो ये सीधा उत्तर चला जाता है ये। फिर क्या बचा, व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि, कॉमर्शियल ग्रेन जो है ये कहाँ कहाँ होता है, ये देखो अमेरिका के अंदर होता है, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज में हो जाता है, पंपास क्षेत्र में आ जाता है, डाउन क्षेत्र में आ जाता है। डाउन जो है वो आपके मर्रे डार्लिंग का एरिया ही कहलाता है, वो मर्रे डार्लिंग नदी जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये आ जाता है। प्रेरी सारा कनाडा और अमेरिका में आ जाता है। तो इन सारे क्षेत्रों में अब आप इसको आराम से उत्तर निकाल सकते हो। तो भूमध्य रेखीय कृषि हो जाए, सागरीय कृषि हो जाएगी सांता आना में, गहन कृषि हो जाएगी गंगा नदी में, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि हो जाएगी मर्रे डार्लिंग क्षेत्र में, ठीक है। अब आप इसको मिला लो, 4, 2, 1 और 3, ये रहा 4, 2, 1 और 3, मतलब इसका उत्तर क्या बैठेगा, डी उत्तर आ जाएगा। ए का 4 गहन निर्वाह गंगा हो गया, बी का 2, ठीक है, सी का 1, ठीक है, और डी का 3, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, डी उत्तर बैठेगा। बड़ा एक जटिल सवाल कह सकते हो, स्कूल लेक्चर स्तर का सवाल इसको कहा जा सकता है। स्कूल लेक्चर ज्योग्राफी के लेवल का एक प्रश्न था ये नेट जैसी परीक्षाओं में भी प्रश्न देखने को मिलता है। ऐसे प्रश्न देखने मिलते तब आता है कि एनसीईआरटी की ये 11th क्लास का प्रश्न है ना, ये नीचे का प्रश्न नहीं है, ऊपर का प्रश्न दिया गया है। आगे देखिए, भूमध्य सागरीय प्रकार की कृषि, देखो ये प्रश्न बिल्कुल रिपीट हुआ है। कैसे हुआ ये आप देखिए, वापस भूमध्य सागरीय कृषि पूछी है, वापस इसने यहाँ वापस यही पूछा है कि भूमध्य सागरीय कृषि किस क्षेत्र में होती है। देखो यहाँ इसने नाम दिया नदी का, सांता आना का, और यहाँ इन्होंने सीधा लिखा कैलिफोर्निया। तो सीधा सा अगर आपने ये थोड़ा सा पढ़ा था तो ये दोनों प्रश्न एक साथ सही हो जाते हैं, है ना। तो कैलिफोर्निया में सांता आना नदी है, सीन नदी है नहीं, नील है नहीं, राइन है नहीं, अब कौन सा बचा, कैलिफोर्निया, तो इसका उत्तर कैलिफोर्निया आ जाता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, है ना। अब देखिए उसको अपन ऐसे ठीक करते हैं, यातायात प्रणाली का विकास करना। देखो विकास करना तो उनका कभी उद्देश्य रहा ही नहीं। दूसरा था भारतीय कृषि को नष्ट करना, ये भी इनका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, वो हो गया वो अलग बात है। तीसरा था उद्योगों का विकास करना, ये जो था उद्योगों का विकास करना, ये 19वीं शताब्दी में इनका उद्देश्य जरूर रहा है, लेकिन प्रारंभिक उद्देश्य नहीं था ये। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में उद्योगों का विकास करना ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था, ठीक है। हाँ, ये कह सकते हैं कि उद्योगों के विकास के बाद में उनको कुछ न कुछ फ़ायदा होता है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जो टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ट्रेड, ठीक है, अंतर्देशीय या दूसरे देशों के साथ व्यापार करके फ़ायदा कमाना, ये इनका मेन उद्देश्य था। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा, डी उत्तर बैठ जाएगा, ठीक है। तो समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, समुद्र पार मतलब ये था कि ब्रिटेन से दूर जितने भी क्षेत्र थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में थे, उनके साथ कच्ची जो रॉ मटेरियल था वो कम कीमत से खरीदना, और फिर वो आपकी रॉ मटेरियल इंग्लैंड भेजना, वहाँ पे उद्योगों से उसको आपके मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल के रूप में कन्वर्ट करना, और उसके बाद में महंगी कीमतों पर आपकी वो वापस दुनिया के दूसरे देशों में बेचना। इस प्रकार के व्यापार करके इनको फ़ायदा लेना था, ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। तो समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना कंपनी का मेन उद्देश्य था। तो हम वैसे भी पढ़ते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करना था, तो ये व्यापारिक काम था इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता था, रिमूविंग बैरियर। देखो मैंने आपको जब अर्थशास्त्र का ये पाठ पढ़ाया था तो मैंने आपको बैरियर भी 3 टाइप के बताए थे कि उदारीकरण के दौरान किस टाइप के बैरियर होते हैं, डायरेक्ट बैरियर, इनडायरेक्ट बैरियर, ये सारे मैंने पढ़ाए थे। तो रेस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज, जो बैरियर हटाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा उससे हम कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब सरकार अपनी जो बहुत हार्डर पॉलिसीज़ होती है उसको हटा के लिबरल पॉलिसीज़ लाती, ताकि दुनिया के दूसरे देश भी उस देश में व्यापार कर सकें, उस देश की निजी उद्योग भी आराम से व्यापार कर सकें। तो इसका उत्तर क्या बैठता है, उदारीकरण, डी उत्तर बैठ जाता है। हाँ, ये प्रश्न पूछा गया है 2000, इसके आंकड़े भी है मेरे पास में। मैं जस्ट अभी इसको देख के आ रहा हूँ प्रश्न को।
हाँ, इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग 2020-21 की चालू कीमतों पर, है ना, ये नॉमिनल प्राइसेस पे पूछा है इन्होंने, अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद वाला भारत का स्टेट कौन सा है। तो देखिए पहला है आपके गुजरात, जहाँ 21-28-21 रुपये है, 21-28 और 21 रुपये ये गुजरात का है। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात आती है तो 19-31-21 है, और जहाँ तक तमिलनाडु की बात आती है 21-21-74 है यहाँ पे। और जहाँ तक गोवा की बात आती है तो गोवा का भी आंकड़ा मैंने लिखा है 10-49-43 है यहाँ पे, है ना, 10-49-43। ये आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं भारत सरकार के। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है, गुजरात। इसका उत्तर होगा सी। और अगर चालू कीमतों की जगह अगर स्थिर कीमतें होती तो महाराष्ट्र उत्तर बस का बन जाता। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ने महाराष्ट्र किया है, तो आप इसका गुजरात है, ध्यान रखना। हाँ, निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता। मैंने आपको बैंकिंग में और साख में बहुत बढ़िया से समझाया था कि क्रेडिट क्या है ना, क्रेडिट क्या है, लोन क्या होता है, और लाइबिलिटीज़ क्या होती है, डिपॉजिट क्या होती है। ये चारों टर्म्स बहुत अच्छे से बताई थी आपको। और इसमें मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जब एक बैंक किसी कस्टमर को उधार देता है तो कस्टमर के लिए वो लोन होता है और बैंक के लिए वो क्रेडिट होता है ना। तो मतलब इसको आप समझिए ऋण। तो ये कह रहा है कि ऋण देने की शर्त क्या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऋण में एक इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज दर आप दी जाती है, ऋण को वापस भुगतान करने की किस्तें तय की जाती है, इंस्टॉलमेंट वगैरह, और कुछ न कुछ गिरवी रखा जाता है, कोलेटरल या डॉक्यूमेंट्स किए जाते हैं। शेष क्या बचा, एजुकेशन और बरोबर। ये कोई ऐसा बाध्यकारी नहीं है। मतलब ये हुआ कि ऋण लेने के लिए ब्याज देना पड़ेगा, वापस भुगतान करना पड़ेगा, मकान, गाड़ी, सोना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। एजुकेशन कोई इसकी टर्म नहीं है। ठीक है, अनपढ़ लोग भी ऋण ले सकते हैं और आपके पढ़े लिखे भी ले सकते हैं। एजुकेशन को ऋण के लिए कोई ऐसी शर्त के रूप में नहीं रखा गया है। तो ये तीनों बातें हमारे पढ़ी हुई थी यहाँ पे, है ना। आगे देखिए, 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा था। वैसे तो क्या ये प्रश्न ही गलत है, 2022 में कोई आंकड़े ही नहीं आए। लास्ट आंकड़े 2018-19 के आए हुए हैं, हालांकि जारी 22 में किए गए, और इसका उत्तर बनता है केरल। ठीक है, बहुत सामान्य समझ का प्रश्न था, क्योंकि केरल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो तीनों आयाम में केरल जो है सबसे अच्छी स्थिति में है। ठीक है, उसके बाद है कि समुद्री सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है। ठीक है, एवरेज जो आपके एयर प्रेशर है वो सी लेवल पर कितना माना जाता है, वो माना जाता है 1013.25 मिलीबार। ठीक है, ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने पढ़ा रखा है और सारी चीज़ें बता रखी थी इसमें। ये मैंने आपको पवनों वाले टॉपिक में समझाया था। देखो इसमें बहुत ही निकट ऑप्शन रखा है, 13.25 ही रखा, बस फ़र्क क्या रखा है, बी और जी का। तो मिलीग्राम में नहीं मापते, वायुदाब को मिली बार में मापते हैं। और मैंने बार को, बैरोमीटर को पूरा बढ़िया तरीके से आपको ठीक से बताया था। तो 1013.25 मिली बार है वो, इसका उत्तर हो जाएगा बी। अब देखो यहाँ जल्दबाजी कैसे मरवाती है, कई बार बी पढ़े बिना 1013.25 देखते सीधा कर लिया तो सीधा उत्तर गलत हो जाता है। उसके बाद है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना कब हुई। पहले कभी गेट हुआ करता था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ हुआ करता था, और उसके बाद में फिर उरुग्वे राउंड वगैरह होती है, दोहा वार्ता होती है, और 1995 में आपकी स्थापना हो जाती है किसकी, WTO की। ठीक है, एक सेकेंड, प्रश्न कोई छूट गया क्या। ठीक है, 105। उसके बाद में है न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, बच्चा कह रहा है पंजाब नहीं है सर, पंजाब तो ऑप्शन ही नहीं है बेटा। ऑप्शन जो 4 होते हैं उन ऑप्शंस में से हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, अच्छा HDI का कह रहे होंगे आप। HDI में केरल अभी टॉप पे है। और अभी ये देखिए न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश कहाँ पे स्थित है। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश अमेरिका के अंदर है, और 5 बड़े स्टेट जो है इसमें शामिल है यहाँ पे। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी। न्यू इंग्लैंड करके आप इंग्लैंड तो कर ही नहीं सकते, जैसे जोधपुर जो है वो जोधपुर में ना होकर जयपुर में है, उसी तरह से न्यू इंग्लैंड नाम भले है लेकिन वो है कहाँ पे, अमेरिका के अंदर आया हुआ है। निम्नलिखित में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मैंने आपको 6 अधिकार लिखवाए थे, फिर 2 नए जुड़े वो भी लिखवाए थे। मैंने कहा था कि राइट टू चूज, चयन करने का अधिकार है ना, ये लिखवाया था। दूसरा मैंने आपको बताया था राइट टू इन्फो, मतलब
उस वस्तु से संबंधित सारी सूचनाएं हासिल करने का अधिकार। तीसरा बताया था आपके राइट टू सेफ्टी, मतलब सुरक्षा का अधिकार। और राइट टू सिलेक्शन भी बताया था, वो इसमें है नहीं, वो इसमें चूज में आ जाता है। पीछे बचा राइट टू स्पीक। ऐसा कोई अधिकार मैंने आपको नहीं लिखा है। बोलने का अधिकार है, लेकिन ये संविधान के अनुच्छेद 19 में है, न कि आपके कोपरा कानून के अंदर। कोपरा मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट 1986 एंड 2019। इन दोनों में बोलने का अधिकार जैसी कोई बात है वो नहीं है। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? सी उत्तर आएगा, बोलने का अधिकार। ठीक है, ये आप कंज्यूमर जो उपभोक्ता मंत्रालय उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सीधे सीधे ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे। ये एनसीईआरटी के उसमें सीधे चैप्टर में भी लिखे हुए बड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, है ना, इफेक्ट नहीं है? कई उत्पादों की नीची कीमतें। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है ना कि जब दुनिया की दूसरे देशों की कई सारी कंपनीज वगैरह भारत में आके व्यापार करती है, अपने उद्योग लगाती है, तो इससे क्या होता है कि जब बाहर से कई सारी कंपनियां आती है तो प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होता है, सप्लाई बढ़ जाती है ना, तो सप्लाई बढ़ने के बाद उसकी कीमतें जो है ऑटोमेटिक कम हो जाती है। तो उत्पादों की कीमतें वास्तव में कम होती है, प्रभाव नहीं है, हमें तो ऐसा दिखाना जो नहीं है। कई उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सीधी सी बात है, अगर आप देश के अंदर बैठे हैं और बाहर से कंपनियां नहीं आ रही है तो देश की कंपनियों की मोनोपोली होती है, और मोनोपोली जब होती है तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं होती। जैसे मार्केट में अगर मैं अकेला ही हूँ किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला, और अगर कोई दूसरा नहीं आएगा तो निश्चित तौर पे मैं सुधार नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को कोई भी ऐसा कोई टक्कर देने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही बाहर से आता तो कंपटीशन बढ़ता, फिर अपने आप क्वालिटी में भी सुधार आता, तो ये भी नहीं होगा। बाहर से कंपनी आएगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अर्थात नए कामों का सृजन भी होगा। लेकिन जीवन स्तर में ना सुधार होता है, जीवन स्तर में कमी कभी नहीं आती। तो इसका उत्तर क्या बैठेगा? डी बैठेगा। हाँ, एक प्रश्न है ये कि इकोनॉमी सर्वे 2021-22 के अनुसार भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र के सकल जोड़े गए मूल्य में, ठीक है, वृद्धि का अनुमान कितना है? 8.2%। कितना है? 8.2% जो है वो इसका अनुमान लगाया गया है। ये भी आर्थिक समीक्षा से सीधा प्रश्न है वो पूछा गया है। खमसिन पवन को डॉक्टर पवन के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? ठीक है, डॉक्टर पवन कहा जाता है बेसिकली हरमटन को। किसको कहा जाता है? हरमटन को कहा जाता है। और हरमटन जो है ये पवनें चलती हैं अफ्रीका के पूर्वी तटों पे। जैसे मान लो ये अफ्रीका है तो इन क्षेत्रों में ये पवनें चलती है। और अफ्रीका के पूर्वी तट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे है गिन्नी की खाड़ी, जहाँ पे 0 डिग्री और 0 डिग्री आपस में मिलते हैं, उसे हम गिन्नी की खाड़ी कहते हैं। तो गिन्नी का जो तटीय क्षेत्र है ये इसका सीधा उत्तर आएगा बी। देखो इसमें खंबात की खाड़ी हो नहीं सकती, भारत में ऐसी कोई डॉक्टर पवन नहीं है। पेरू अमेरिका उधर चला गया, चिली उधर चला गया, पीछे सीधा सा उत्तर बचता है गिन्नी का तटीय क्षेत्र, जो कि अफ्रीका का पश्चिमी क्षेत्र आ जाता है। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी है बीकानेर के अंदर। मूंगफली उत्पादन भी सबसे अधिक बीकानेर में ही होता है, तो इसका सीधा सा उत्तर आ जाता है। ठीक है, दिसंबर 29, 2022 को राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिलों का नाम बताइए। तो सबसे अधिक आपके SHG सेल्फ ऑफ ग्रुप जो है ये है अलवर के अंदर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये सीधा सा इकोनॉमिक्स में स्वयं सहायता समूह नाम से दिया था, तो इसका अलवर हो जाएगा। अलवर में लगभग 8,900 मतलब लगभग 9,000 सेल्फ ऑफ ग्रुप जो है वो यहाँ पे स्थापित हो रखे हैं। ठीक है, आप क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? आसान सवाल था। अब इसकी बात करूं तो ये करता है 27 दिन, 7 घंटे और लगभग 45 मिनट, लगभग, है ना। इस हिसाब से उत्तर आता है 27.3 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 27.3 नहीं है, लेकिन सबसे क्लोज में आता 27.5, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, तो ये पृथ्वी का चंद्रमा का रिवोल्यूशन है उसके प्रति। एक बच्चा कह रहा मेरे 129 सही है, 4 गलत है। बहुत बढ़िया स्कोर है, कुछ ऐसे यूनिक बच्चे होते हैं। और मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने जो L2 का बैच लिया था वो अगर किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से याद किया ना तो बच्चा इतना स्कोर आराम से कर सकता था, क्योंकि बहुत कुछ प्रश्न इसके अंदर थे। ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सीधे से सवाल कोई बाहर गए हो।
ठीक है, 2-4 सवाल इधर उधर हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं। ये प्रश्न है उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि, इसका उत्तर लगा दिया मैंने सी। उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि जो आपके ट्रॉपिकल प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है उसको सम्मिलित करना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। जैसे रबड़ है तो रबड़ होता है सबसे अधिक मलेशिया, सिंगापुर, इन क्षेत्रों में। चाय है तो चाय होती है श्रीलंका के अंदर। ठीक है, गन्ना तो आपको क्यूबा को तो चीनी की कटोरी कहा जाता है, तो ये सीधा आ जाता है इसमें। अब है केला होता है ब्राज़ील में, इंडिया में, है ना, ये होता है यहाँ पे। अब इसको सम्मिलित कर लो, 4, 2, 1 और 3, ये हो जाएगा बी उत्तर इसका। ए का 4, बी का 2, सी का चाय का श्रीलंका 1 और डी का 3 रबड़ मतलब मलेशिया। ठीक है, तो इसका बी उत्तर है वो सही है। ये कॉमन सेंस आधारित प्रश्न था, लेकिन ऑप्शन बड़े क्लोज थे इसके। जैसे चाय और रबड़ दोनों उत्तर आ रहे थे, गन्ना आ रहा था तभी उत्तर सही हो रहा था, अदरवाइज सही नहीं होते, है ना। क्योंकि देखो आप डी का 3, सी का 1, सी का 1 दोनों कॉमन हो गए थे, सिर्फ 2 का ही फर्क आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना था इसका। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? अगर आप उष्णकटिबंधों की बात करें तो आप देखिए ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब 0 डिग्री के पास में ये है कर्क और मकर रेखा, और इसके बीच का भाग उष्णकटिबंधीय कहलाता है। और यहाँ पे जो पवनें चलती है उसे हम कहते हैं व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें? व्यापारिक पवनें। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए। ध्रुवीय पवनें चली जाती उपोषण में, और पछुआ पवनें आती उपोषण में, और पोलर रीजन में चली जाती ध्रुवीय पवनें। चिनुक पवनें चली जाती है, वो भी यूरोपियन वहाँ पे एंडीज़ के आसपास चिनुक हिमभक्षक पवनें एंडीज़ में चली जाती है। ठीक है ना, एंडीज़ पर्वतमाला, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें केवल और केवल स्थायी पवन उत्तर क्या बनेगा? व्यापारिक पवन। ये बहुत आसान प्रश्न था। भारत में 2020-21 में सकल जोड़े गए मूल्य चालू कीमतों पर में औद्योगिक क्षेत्र का अंश कितना था? तो औद्योगिक क्षेत्र का अंश था 25.9%। मतलब इसका ये है कि भारत की कुल जीडीपी जो है, उस जीडीपी में जो आपके द्वितीयक क्षेत्र है, या आप उसको निर्माण क्षेत्र कहते हैं, उन निर्माण क्षेत्र का योगदान कितना है? तो उद्योगों का योगदान है लगभग 25.9%। सबसे अधिक है सेवा क्षेत्र का, और लगभग 20% के आसपास है एग्रीकल्चर का। तो सेवा क्षेत्र का हो जाएगा 55% के आसपास। ठीक है, तो इसका उत्तर है 25.9%। बड़ा क्लोज ऑप्शन था ये, कोई यूं कहिए कि इसको आप ऐसे लापरवाही से या तुक्के से सही करने वाला ये प्रश्न नहीं था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मैंने आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया भी था, और इसमें मैंने कहा था कि पहली बार धन निष्कासन की जो सिद्धांत दिया था, जो आपके धन के पलायन की जो थियरी दी थी, वो दादा भाई नौरोजी ने दी थी, और उनकी पुस्तक का नाम था ब्रिटिश एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश का मतलब होता है कि ब्रिटेन जिस शासन तंत्र के लिए जाना जाता है, वो शासन व्यवस्थाएं भारत में उन्होंने लागू नहीं की, इसलिए कहा था अन ब्रिटिश रूल। दादा भाई नौरोजी ने ये बात कही थी। ठीक है, ये बहुत आसान प्रश्न था ये। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में हमने ठीक से पढ़ा था। 2013 के अंदर ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह सरकार इस अधिनियम को लेके आई थी। निम्न में से कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? ठीक है, ये कुछ जो लगे हुए ना, ये पेपर को स्कैन किया हुआ इस हिसाब से। पेपर में व्यापकता नाम की कोई चीज़ नहीं थी। क्या कितनी वाहियात भाषा यूज़ करते हो आप लोग, बड़े अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हो, और शब्द यूज़ करने में आपका शब्द चयन बड़ा वाहियात तरीके से, ऐसे गली छाप भाषा लग रही है मुझे। साला इतिहास भाग में कुछ नहीं पूछा गया, ऐसा लिख रहे हो आप। इतिहास भाग में पूछा तो बहुत कुछ था, और आपको लगता है कि इतिहास कठिन होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा में? आपको तो प्रोफेसर की तैयारी करनी चाहिए, आपको जेआरएफ के लिए जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको अच्छी इतिहास देखने को मिलेगी। ये अध्यापक है तो उसका ग्रेड ऐसा ही रहेगा, है ना। हर परीक्षा का अपना एक लेवल होता है, तो परीक्षक उस लेवल के अनुरूप प्रश्न बनाता है। अब नेट के प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जाएंगे, वो वहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ हम जो कहते हैं ना कि इतिहास सामान्य था, तो ऐसी अगर अपने खलबली हो तो हमें कभी नेट का या प्रोफेसर का ऐसा ठीक से पेपर देखोगे
तो अपने आप शांति हो जाएगी। तो वो लेवल के आधार पर डिपेंड करता है, ठीक है। शिकागो शहर की अगर मैं बात करूं तो अमेरिका का शिकागो शहर जो है इस तरह से एक झील से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है मिशिगन। अमेरिका के अंदर 5 बड़ी झीलें हैं, जैसे फिंगर 5 भी कहते हैं क्योंकि वो अंगुली नुमा आकार में है, जिन्हें ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। उसमें आपके मिशिगन, एरी, इंटेरियो, सुपीरियर ये सब चीज़ें आ जाती है। विक्टोरिया तो है ही नहीं, खैर ये तो अफ्रीका में चली जाती है। तो इसका उत्तर क्या होगा, मिशिगन झील, जिससे शिकागो शहर सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। ये है आपके उपभोक्ता, मैंने पढ़ाया था आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो मैंने आपको दोनों एक्ट पढ़ाए थे, है ना। प्रथम अधिनियम भी पढ़ाया था 86 वाला, और 2019 का अधिनियम भी पढ़ाया था। हालांकि एनसीईआरटी ने 2019 को अपडेट नहीं किया, बट मैंने पढ़ाया था इसमें। अब देखिए इसका प्रश्न ये है कि कौन सा कथन ठीक नहीं है ना, कौन सा कथन ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन था, मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग पहली बार बना है ना, और इसे राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये गलत नहीं है। जिला आयोग द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं, यहाँ पे ये गलती हो जाती है। कहाँ पे, इस जगह पे क्यों होती है, क्योंकि 1 करोड़ से अधिक मूल्य के मामले नहीं देखे जाते, अप टू 1 करोड़, मतलब 1 करोड़ मूल्य तक के मामले देखे जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट गलत हो जाता है। दूसरा है राष्ट्रीय आयोग द्वारा 10 करोड़ से अधिक मूल्य देखे जाते हैं, ये ठीक है। अब देखो जिला आयोग क्या करता है, 1 करोड़ तक के मामले देखता है, स्टेट आयोग क्या करता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के मामले देखता है, और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ से अधिक के मामले जो है वो देखता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में त्रिस्तरीय परिवर्तन तंत्र स्थापित किया गया, तो 3 लेवल थे इसके, उसका भी उत्तर बैठ जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। प्रश्न है सही अभिव्यक्ति है, ठीक है। अब देखिए इसको ठीक से समझना, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है और राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ठीक है। अब पहला पॉइंट है कि साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात NNP-FC जो है वो नेशनल इनकम है, ठीक है, एक बात ये है। दूसरा ऑप्शन है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP जो है ये बराबर क्या होगा, GNP माइनस डेप्रिसिएशन एवं साधन लागत पर राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते, दोनों को कहते, दोनों को नहीं कहते। दोनों को क्यों नहीं कहते, क्योंकि NNP आने के बाद में उसके पीछे या तो FC लगाना जरूरी है या MC लगाना जरूरी है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा है शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये लिख रहा है GDP प्लस मूल्यह्रास, या सीधा गलत हो जाता है, क्योंकि इस नेशनल GDP में से जैसे ही आप यूँ कहिए कि जैसे ही आप GDP में से मूल्यह्रास को जोड़ोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि सकल में ऑलरेडी मूल्यह्रास शामिल है, आप दोबारा मूल्यह्रास शामिल नहीं कर सकते, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा क्या बचा, तीसरा बचा आपके NDP, क्या हुआ, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP इज इक्वल टू सकल GNP माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, मूल्यह्रास। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। क्यों, क्योंकि GNP में से जैसे ही मूल्यह्रास घटा देते हैं तो G कन्वर्ट टू N, इसलिए हो जाता है NNP, ये NNP उत्तर हो गया इसका D, सही अभिव्यक्ति ये। अब आप कहोगे सर A क्यों नहीं हो सकता, A इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भारत में 2016 के बाद से, ये मैं कई दिनों से कहता आया हूँ, मैंने क्लास में भी पढ़ाया, लेकिन बच्चों ने, हर किताब ने क्या कर रखा है, हर किताब ने ये बता रखा है, हर किताब ने ये बता रखा है NNP-MC इज इक्वल टू कैपिटल NI। किताबों ने क्यों बताया, क्योंकि 2016 से पहले यही चल रहा था। मैंने आपको क्लास में ये बताया था कि NNP-FC का स्थान NNP-MC ने ले लिया। एक बार मनमोहन सिंह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि NNP-FC के आंकड़े खत्म करके इन्होंने NNP-MC शुरू किया ताकि इनका आंकड़ा बड़ा दिखे। अब ये बात ना आप समझ पाए ना दूसरे समझ पाए, मैं समझ गया था इन चीज़ों को। और उसके बाद से 2016 के बाद से राष्ट्रीय आय, 2016 के बाद से कैपिटल NI इज इक्वल टू होता है NNP-MC, ये होता है, ये है एकदम सही। 2016 के बाद से ये सिस्टम चल रहा है।
बच्चों ने इतने प्रश्न किए कि क्या होगा, मैं हर बार यही कहता था NNP MC को NI किया 2016 15-16 के बाद से, और इस हिसाब से ये भी हो जाता है गलत, और D उसका उत्तर बैठ जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, D इसका उत्तर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या हुआ, 2021 में जब कॉमर्स का फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ तो उसमें उन्होंने फिर NNP MC को माना। हालांकि RPSC ने भी कई पेपर में NNP FC को माना है और MC को भी माना, लेकिन वर्तमान सिचुएशन ये है कि कैपिटल NI होता है NNP MC, इसलिए A गलत है, B गलत है, C गलत है, और उत्तर क्या बैठेगा इसका, GNP माइनस मूल्यह्रास इज इक्वल टू NNP। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप इसका D कर देना। उसके बाद है 42वां सवाल कि व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र, मतलब ये हुआ कि जो कॉमर्शियल ग्रेन प्रोड्यूसर है ये कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो स्टेपीज में भी कॉमर्शियल है, पंपास में भी है, प्रेरीज में भी है, लेकिन जो कंपास घास के मैदान है यहाँ पे आपके इस तरह से व्यापारिक अन्न का उत्पादन नहीं होता। फिर है कि उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद, 1 मिनट इसका C हो गया। ठीक है, उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर GDP को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है। मैंने आपको ठीक तरीके से एक बात समझाई थी कि C + I + G + X - M, और ये राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का एक तरीका था। इसमें था कि कस्टमर्स, जो कंज्यूमर्स है, उपभोक्ताओं की डिमांड कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितने हैं, गवर्नमेंट के खर्चे कितने हैं, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब विदेशों से जो नेट इनकम फ्रॉम अब्रूड प्राप्त होती है वो कितनी है, उसको जोड़कर प्राप्त करना। तो इन तीनों से हमें मार्केट की डिमांड पता चलती है, तो मार्केट की मांग पता चलती है। तो आपकी मांग पक्ष के आधार पर अगर GDP ज्ञात करना हो तब हमें क्या करना पड़ता है, ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और ये फॉर्मूला आता है व्यय पक्ष में। किस में आता है, व्यय पक्ष में आता है, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर विधि से जब ज्ञात करते हैं तो सरकारी एक्सपेंडिचर, इन्वेस्ट के एक्सपेंडिचर और कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर सारे शामिल करके हम उत्तर निकालते हैं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, व्यय विधि। अब है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है। मतलब ये हुआ कि राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड RSAMB का कौन सा कार्य नहीं है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं। तो वे विपणन प्रणाली में सुधार करना ये तो है ही है, ठीक है, मंडी में भी करना ये भी ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे। पहला ये बचा कि कृषिगत उत्पादों की कीमत पर, है ना, कीमत का निर्धारण करना। देखो, उत्पादों की कीमत का निर्धारण करने का जो कार्य है ये किसी भी स्थिति में कृषि विपणन बोर्ड का नहीं है, ये CACP करता है। इसके अलावा आपके प्राइस जो है ये कृषि मंत्रालय करता है, ये नहीं करता। किसानों को प्रशिक्षण देना भी थोड़ा बहुत कार्य हम कह सकते हैं, लेकिन कीमतों का निर्धारण यहाँ पे नहीं होता। तो ये A और C दोनों ठीक लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन इन दोनों में से अगर फिर देखें तो हमारा C उत्तर जो है वो ठीक बैठ रहा है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक ऋण है। मैंने आपको ठीक से बताया था, जहाँ औपचारिकता नहीं होती उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। यहाँ पे औपचारिकता कहाँ नहीं होती, औपचारिकता सहकारी संस्थाओं में वो खूब होती है, क्योंकि यहाँ लोन लेने के लिए आपको फॉर्म भी भरने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। लेकिन साहूकारों से, व्यापारियों से अगर ऋण लेते हो तो कोई औपचारिकता करनी नहीं पड़ती। तो C इसका हो जाएगा कि साहूकार और व्यापारी दोनों के दोनों आपके इनफॉर्मल सेक्टर के है, और यहाँ से लोन लेने के लिए किसी भी प्रकार की औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह अधिक होती है तो थोड़ी सी समस्या आती है। ठीक है, बस इतने सवाल थे मेरे। अब हम आगे वीरेंद्र जी को आमंत्रित करूँगा, जो आपको साइकोलॉजी और शैक्षणिक परिदृश्य ICT जैसे प्रश्नों के जो सॉल्यूशन है वो करवाएंगे। ठीक है, मेरी तरफ से आप इन प्रश्नों को उत्तर लगा लेना, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ बने रहिए, सारी फैकल्टीज आएगी, सारे पेपर को सॉल्यूशन करवाएगी। धन्यवाद।